नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ही पार्टी का चेहरा होंगे। जेएमएम का कहना है कि कल्पना सोरेन जेएमएम की स्टार प्रचारक होंगी। देखिए, हेमंत सोरेन ही हमारे पार्टी का चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन नहीं है। यह अलग बात है कि उन्होंने जो तानाशाही की सरकार है उनको वर्तमान में जेल में बंद रखा है, लेकिन वो कितने दिन तक? हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, बहुत जल्द वो हमारे बीच आएंगे। जहाँ तक बात है चंपई सोरेन जी को, वो हमारे सबसे अनुभवी और वर्तमान में जो शासन चल रहा है, सरकार चल रही है, इतने बेहतरीन ढंग से कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाते हुए जो विकास को धरातल पर उतारा जा रहा है, झारखंडी हितों में फैसले लिए जा रहे हैं, कई एक योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। देखिए, इन्होंने चंपई सोरेन जी को किनारे लगा दिया। लंबे समय से ये चर्चाएं चल भी रही थी कि चंपई सोरेन जी सिर्फ लेम डक चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ कठपुतली हैं और उनके जो सारे तारे हैं वो होटवार जेल के भीतर से हेमंत सोरेन खींचते हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि झामुमो स्पष्ट रूप से कह रही है कि चंपई सोरेन जी उनके मुख्यमंत्री के चेहरे या उनके चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्य चेहरा नहीं होंगे। तो ये एक कोल्हान के आदिवासी का अपमान हम इसको मानते हैं और मानते हैं कि पूरे तरीके से जेएमएम एक्सपोज हो गई है। परिवार के बाहर किसी आदिवासी की इज्जत नहीं। तो 25 जून 1975 ये वही तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाए जाने की अपनी मुहर लगाई थी, जिस पर आज भी खूब बहस होती है। इमरजेंसी की वो काली रात, रेडियो पर गूंजी थी इंदिरा गांधी की आवाज। इमरजेंसी की वो कहानी। 25 जून 1975 की सुबह और दिनों की तरह ही था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शाम होते होते सियासत का पारा और गर्म हो जाएगा और एक ऐसे इतिहास को लिखा जाएगा जिसे याद कर लोग सिहर जाएंगे। 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर इमरजेंसी लगाई गई थी। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इमरजेंसी की घोषणा की थी। इमरजेंसी लागू होने के बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई समेत कई बड़े नेताओं का नाम था। कई महीनों और सालों तक जेल में पड़े रहे थे। प्रधानमंत्री के मुंह से इमरजेंसी शब्द सुनकर ही देश के लोग सन्न रह गए। आम जन को कुछ नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों, दिनों, महीनों और सालों में क्या होने वाला है। इमरजेंसी लगाए जाने के बाद जो देश में हुआ वो काला धब्बा कांग्रेस सरकार में हमेशा के लिए बना रहा। आज ही के दिन में सारे संवैधानिक अधिकार सस्पेंड करके इंदिरा गांधी जी ने सब अधिकार खुद रख लिया था। जबरन लोगों को बिना बेल के प्रोविजन वाले मीसा एक्ट में बंद कर दिया गया था। तारीख के रूप में लोगों को गुमराह करने का विषय है। पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोग अघोषित आपातकाल का दृश्य लगातार देख रहे हैं। इमरजेंसी के भले ही 49 साल हो गए हों, लेकिन देश में इसको लेकर आज भी खूब चर्चा होती है, राजनीतिक बहस भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गुलाम अहमद मीर ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। बिरसा मुंडा जेल में यह मुलाकात हुई है। पहले से इस मुलाकात का समय तय था और जेल मेन्यू के अनुसार यह मुलाकात की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने यह मुलाकात की। बिरसा मुंडा जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात का समय पहले से तय था, यह कहा गया है गुलाम अहमद मीर की तरफ से। और विधानसभा चुनाव को लेकर
यह चर्चा की गई है, मुलाकात की गई है। क्या रणनीति बनेगी, उस पर मंथन किया गया है। और देश पर थोपे गए आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए हैं। लोकतंत्र पर पोती गई कालिख को याद कर आज भी दिल सिहर उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 5 दशक पहले आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब क्या कर रहे थे, किस भूमिका को निभा रहे थे? इस पर बेहद खास हमारी ये रिपोर्ट देखिए, इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी की इनसाइड स्टोरी। सरदार के वेश में एक युवा, पगड़ी बांधे, चश्मा लगाए एक सिख नौजवान। तस्वीर पंजाब के किसी युवा की नहीं है, न ही यह शख्स सिख बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। पगड़ी में नजर आ रहा ये व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की ये पुरानी तस्वीर सिख के वेश में दिख रही है? तो इसके पीछे छिपी है आज से ठीक 49 साल पहले की वो कहानी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। आपातकाल, इमरजेंसी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश भर में लागू किया था। करीब 21 महीने तक चले इमरजेंसी का ये वो दौर था जिसने शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, राजनीतिक विरोधी जेल भेज दिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, फिल्मों पर सेंसर की कैंची तक चलाई गई। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वे गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के तौर पर उभर रहे थे। देश पर थोपी गई इमरजेंसी के फैसले ने इस युवा को इस कदर झकझोर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। कई मुद्दों पर विरोध को एक मत में बदलना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस से छिपते छिपाते, कभी सरदार की वेश में तो कभी लंबी बालों को बढ़ाकर और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो लगातार अपने मिशन में जुटे रहे। पुलिस हिरासत से बाहर रहकर विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाने की नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा होने लगी। आपातकाल के दौरान मोदी ने संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, वो भी महज 23 दिनों में अपनी याददाश्त की बदौलत। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता जेल से बाहर और रडार के नीचे रहकर भूमिगत बने रहें। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई इलाका ऐसा था जहां मोदी ना गए हों। मोदी जनता को उनके अधिकारों और सरकार की ज्यादतियों के बारे में न सिर्फ सूचित करते रहे, बल्कि सहयोगियों के साथ हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता पहुंचाई। अपनी यादों को नरेंद्र मोदी की इस कविता से समझिए। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। 49 साल बाद इमरजेंसी के उस कठोर दौर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं कह रहे कि देश पर थोपा गया इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा था। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। देश इमरजेंसी को डेमोक्रेसी के चेहरे पर कालिख के तौर पर ही देखता है। आज की सच्चाई ये है कि भारत दुनिया को स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण पेश कर रहा है। दुनिया की 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है और विकसित देशों की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, जो बताने के लिए काफी है कि भारत आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और सरायकेला के बीजेपी जिला कार्यालय से आज आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या पर काला दिवस मनाया गया। इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। के दिन इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल लगाया गया था। आज के कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान लेके घूमते हैं और कहते हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कोई किया है तो कांग्रेस के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरीके से आपातकाल के दौरान जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको पंगु कर संविधान को लंबित रखा गया, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और देश में आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ को बीजेपी आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में मना रही है। इसको लेकर बीजेपी ने धनबाद में कमिटी इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स संगोष्ठी बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा, जो कांग्रेस आज संविधान बचाने की बात कर रही है उसी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 50 साल पहले आपातकाल लगाया था। संविधान के धज्जी उड़ाने वाले लोग थे जिन्होंने भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन किया आपातकाल लागू करके। आज आपातकाल का 50 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए हम सब कार्यकर्ता जो हैं वो काला दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। ये लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन कहिए, इन लोगों ने आपातकाल लागू करके, और पिछले आपातकाल लागू किया कोई देश के सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था। इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस पार्टी की जो नेता थी, जो प्रधानमंत्री थी, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी और उसको बचाने के लिए इन लोगों ने आपातकाल लागू किया। ये आज के दिन आपातकाल लगा 50 साल हो गया और संविधान को कांग्रेस ने रुआ की तरह धूम दिया और 75 बार संविधान में अमेंडमेंट हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान खतरे में है। वो संविधान को लेकर के चारों तरफ दिखा रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और दिग्भ्रमित करके इस बार कुछ सीट भी वो ले चुके हैं। हम लोग जनता को ये याद दिला रहे हैं कि आज के दिन, आज से 50 साल पूर्व कांग्रेस ने इसी संविधान का गला घोटा था। और पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी की बैठक में बड़ा हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया। चुनाव में हार पर समीक्षा हो रही थी और इसी दौरान हंगामा किया गया है। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, हालांकि मौके पर प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि चुनाव हारने का आर्थिक कारण भी रहा है। तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब हंगामा हुआ है। स्टेज के पास कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, जिसके चलते आरजेडी चुनाव हारी है। हालांकि आरजेडी की तरफ से आर्थिक संकट को बड़ी वजह बताया जा रहा है। कमियां रही हैं, जिस तरह से सुझाव आए हैं पार्टी इसको गंभीरता से विचार करेगी। जो कमियां रही हैं और इन सब बातों को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोग बात करेंगे। बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां रातू थाना के सब इंस्पेक्टर को एसीबी ने 35,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। केस डायरी मैनेज करने के नाम पर यह घूस मांगी गई थी। वादी घूस देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन में एसीबी ने घूस मांगने की बात को सही पाया। इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। और नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की शुरुआती जांच में ओएसिस स्कूल से पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल ने दावा करते हुए कहा था कि स्कूल से पेपर लीक वहीं हुआ। इस बीच
ईओयू को बुकलेट बॉक्स भी छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। अब मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि जिस बक्से में पेपर आए थे उनमें मैनुअल लॉक के साथ डिजिटल लॉक भी था, लेकिन डिजिटल लॉक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लॉक को काटना पड़ा। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से बात की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। इस वक्त हमारे साथ ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल खुद मौजूद हैं। सर, थैंक यू हमारे से बात करने को लेकर। पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन हुआ और क्या कुछ लैचेज आपको नजर आए। जी, 21 तारीख को ईओयू की टीम हजारीबाग आई थी। उन्होंने हमसे जो जानकारी मांगी, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वो देखना चाहते थे, सारी चीज़ें उनको दिखाया। जो ट्रंक्स देखना चाहते थे, जो पैकेट्स के जो कवर्स बचे हुए थे वो देखना चाहते थे, सब कुछ दिखाया। यहाँ से हमारे सेंटर के अलावा कुछ जगहों पे उन्होंने और इंक्वायरी की है, फिर बैंक में इंक्वायरी की है और अल्टीमेटली कुरियर एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन की भी इंक्वायरी की है। मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। रांची में बदलते मौसम के दौरान अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। रह रहकर बारिश और धूप की आंख मिचौली के बीच सर्दी और बुखार के साथ साथ मौसमी बीमारी का प्रकोप फैलता जा रहा है। रांची के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर उमाशंकर वर्मा ने रांची वासियों को फिलहाल फास्ट फूड से परहेज करने की सलाह दी है। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। तरीके से झारखंड सहित पूरे देश भर में मानसून का प्रवेश हो चुका है और जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी रही है, लोगों की परेशानी निश्चित रूप से बढ़ी है। इस वक्त हमारे पास रांची के एक विख्यात डॉक्टर हैं यूएस वर्मा सर। सर से हम आपको बातचीत कराते हैं। अभी थोड़ा सा मानसून ब्रेक हुआ है, सभी जगह बारिश हो रही है, मौसम में थोड़ी तरावट आई है, परंतु आज जो थोड़ी ठंडा है, कल कभी भी बहुत गर्मी हो जाएगी और उसमें जो है शरीर ठंडा और गर्मी के तापमान को सामंजस्य तुरंत नहीं बैठा पाता है। गर्मी है तो गर्मी का असर से एक बार ठंडा होगा तो जब तापमान में परिवर्तन होता है तो शरीर पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। और परेशानियां क्या होती है इस मौसम में? परेशानियां होती है, गर्मी अधिक जो है सो लग गया, लू लगना हो गया, बुखार हो गया, नाक से खून बहना हो गया, शौक हो गया, बेहोशी की अवस्था हो गया और कभी कभी जो है तो पेट की गड़बड़ियाँ भयंकर होने लगती है। स्किन पर रैशेस हो जाते हैं और बारिश होगी तब भी ये परेशानियाँ होती है। फूड पॉइजनिंग की बातें सबसे अधिक आती है, जिसमें डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, मलेरिया कम होता है, टाइफाइड हो जाता है, इसमें स्किन का रैशेस जो है तो हो जाएगी। तो ये सब, नाक से खून जो है तो बहने लगेगा, स्किन में जो अंगुली में जो है तो जख्म होने लगता है, ये सब परेशानियाँ आती है। मीजल्स निकल जाएगा और पॉक्स भी निकल जाता है। कैसे इस परेशानियों से निपटारा होगा? निपटारा में है कि अपने आप को बचा करके रखना है, साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना है। बाहर जाते हैं तो घर का ही खाना और पानी पी करके जो है तो रोड का जो है तो खाना रोड साइड का जो है अवॉइड करें और छतरी लेकर के जाएं, आप तौलिया लेकर के जाएं, बचने का कोशिश करें। देर तक पानी में जो है सो नहीं भीगें या देर तक धूप में जो है सो नहीं रहें, नहीं तो प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ेगा। तो उसमें घर का खाना पीना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, पूरा पानी पी करके जो है सो निकलिए। बाहर से आते हैं तो हाथ पांव को धो करके जो है तो बिल्कुल पोंछ दे करके साफ कर देना है। और यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ से अधिक ग्रस्त होने की संभावनाएं रहती है, उसका पहले ही से प्रिकॉशन अधिक लेना है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर यूएस वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि इस बदलते हुए मौसम में कैसे खुद को सुरक्षित रखें और कैसे घर के सामान का उपयोग करें। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि जिस तरीके से ये मौसम बदलते हैं, इस दौरान बाहरी खाना खाने की वजह से कई तरह की बीमारी हो सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सुर्खियां।